हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीनियस माइंड एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त जो चैप्टर है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। ये पॉलिटिकल का हमारा जो 12th क्लास का जो चैप्टर है, इसमें आज हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है सोवियत संघ का अंत हो गया। इतने बड़े साम्राज्य का अंत होना एक आश्चर्यजनक लगता है किसी भी साम्राज्य के लिए। तो ये माना जाता है कि सोवियत प्रणाली, यानी कि जब हम सोवियत संघ के बारे में बात करते हैं, तो जब हम सोवियत संघ के बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि सोवियत संघ जो है बहुत बड़ा था। कितना था? बहुत बड़ा था सोवियत संघ। अगर सोवियत संघ बहुत बड़ा था तो इतने बड़े साम्राज्य का तुरंत अंत कैसे हो गया या कुछ दशकों में अंत कैसे हो गया, इसके पीछे रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार जो सोवियत संघ अपने आप में जो 22 मिलियन में फैला हुआ था। कितने मिलियन में फैला हुआ था? 22 मिलियन। ये 22 मिलियन में फैला हुआ इतने बड़े साम्राज्य का अंत जो है, समाजवादी साम्यवादी का जो अंत है, किस प्रकार हो गया, इसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा। चलिए अब जो है जरा गौर से इधर देखिए। जब हम कहते हैं दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो पहला जो वॉर है, यानी कि पहला विश्व युद्ध जो है, वो आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है जी। आप कहेंगे कि जो दो ध्रुवीयता का अंत में जो हम बात करते हैं वो कब हुआ, उसके बाद की बात करेंगे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 के बीच में दो ध्रुवीयता का अंत का शुरुआत, यहाँ पे अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो आपका कब हुआ? 1939 से 1945, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय फैट में जब बम गिरा दिया गया था, तो उनके शहर को जो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद ही आप देखेंगे जैसे ही जापान ने मित्र राष्ट्र के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया, उसके बाद हम किस प्रकार देखते हैं, एक नया दौर शुरू होता है जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसमें दो गुट थे। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? एक आपका अमेरिका था, एक आपका ब्रिटेन था, एक आपका फ्रांस था, एक आपका रूस था। ठीक है, ABFR ऐसे आप याद कर सकते हैं। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था? आपका जर्मनी था, जापान था और इटली था। ये कुछ देश थे जो दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए थे। और जब दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए तो उसके पश्चात अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया, उनसे हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त और 1945 में। और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर देते, आत्मसमर्पण कर देते। किसके समक्ष कर देते? आपके मित्र राष्ट्र के समक्ष। ये आपको पता लग गया? ठीक है, ये आपको मैंने इंट्रो बताया। पर ये बात आप पूछेंगे कि भैया ये बताओ, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका भी साथ में लड़ रहा है, रशिया भी साथ में लड़ रहा है, फिर दुश्मनी क्यों हो गई? वर्चस्व की लड़ाई चल रही है भाई, ताकत की लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में, शक्ति की लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में। यही तो कारण है आज भाई भाई में लड़ाई चलता है, आज परिवार में लड़ाई चलता है, आज देश में लड़ाई चलता है, राज्य में लड़ाई चलता है। शक्ति, पावर। तो जब 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तो एक टाइम पीरियड आता है जब जिसको हम कहते हैं 1945 का। क्या कहते हैं? 1945। इस 1945 में पूरे विश्व में शीत युद्ध चला। क्या चला? शीत युद्ध। एक शब्द का गौर करिएगा बस आप, ये शीत युद्ध आपके चैप्टर को काट दिया गया है, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध उसे कहते हैं जो मौखिक तौर पे लड़ाई करते हैं। इसमें हथियार का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? हथियार का प्रयोग नहीं होता। हथियार का प्रयोग नहीं होता। मौखिक तौर पे लड़ा गया लड़ाई को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता। इसमें विचार की लड़ाई होती है, इसमें पैसों की लड़ाई होती है, इसमें जो है देशों के मध्य जो है एक क्या कहते हैं, अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए लड़ाई की लड़ी जाती है। अखबारों के माध्यम से भी हो सकता है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी हो सकता है, टेलीविजन के माध्यम से हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। तो शीत युद्ध बेसिकली दो देश में चला। एक तरफ था सोवियत संघ, जिसको हम समाजवादी कहते हैं या साम्यवादी कहते हैं, और एक तरफ था हमारा अमेरिका, जिसको हम पूंजीवादी कहते हैं। तो शीत युद्ध बेसिकली दो देशों के मध्य चला, एक हमारा अमेरिका और दूसरा अमेरिका सोवियत संघ। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, गौर कीजिएगा बस। सोवियत संघ, अब आपको पता है कि जो अमेरिका जो है, अमेरिका किसको फॉलो करता है? अमेरिका फॉलो करता है पूंजीवाद को। किसको फॉलो करता है? पूंजीवाद। पूंजीवाद। सोवियत संघ किसको फॉलो करता है? सोवियत संघ करता है साम्यवाद। साम्यवाद। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो हम साम्यवाद की बात करें, साम्यवाद है क्या? आखिर साम्यवाद का मतलब है कि भाई सभी लोगों को समानता की नजर से देखना, सभी लोगों को एक इक्वल की नजर से देखना।
कोई किसी ना कम होगा ना कोई किसी से ज़्यादा होगा। पर पूंजीवाद में क्या हुआ, पूंजीवाद में एक व्यक्ति जो है अत्यधिक निवेश करता है, अत्यधिक को बढ़ावा देता है, उसको लेकर बात करते हैं। अब आप पूछेंगे भैया सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ रूस नहीं है। सोवियत संघ का मतलब होता है संगठन। सोवियत संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। किसका? सेना का, मजदूर का, सैनिक का, आपका जो किसी भी जो वर्कर का एक संगठन है जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ। याद रखिएगा। तो सोवियत संघ का मतलब संगठन हुआ। अब ये लड़ाई धीरे धीरे चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है, और किसके मध्य चल रहा है? सोवियत संघ यानी कि आज का रशिया के और इसका अमेरिका के बीच में चल रहा है। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा की लड़ाई चल रहा है यहाँ पे। समझ आया? इसमें हथियार का प्रयोग नहीं था। अब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। आप चलिए, अब पूरा विश्व धीरे धीरे दो भागों में बढ़ता चले जाएगा। एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप को जिसने समर्थन दिया वो सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ। पूर्वी यूरोप को जिसने समर्थन दिया वो था सोवियत संघ। पूर्वी यूरोप को जिसने समर्थन दिया वो था सोवियत संघ। पश्चिमी यूरोप को जिसने समर्थन दिया वो था अमेरिका। कौन था ये? अमेरिका। कौन था ये? अमेरिका। अमेरिका किसकी फॉलो करता है? पूंजीवादी विचारधारा को। पूर्वी यूरोप के कौन करेगा? साम्यवादी विचारधारा को। अब आपको पता होगा 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। 1961 में बर्लिन को दीवार की बनाया गया था। अब देखिए जरा, जब मैं इसकी बात करता हूं तो 1961 में क्या हुआ? 1961 में बर्लिन की दीवार बनाया गया था। अब बर्लिन की जो दीवार बनाया गया, बर्लिन की दीवार, वो बर्लिन की दीवार क्या था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया गया, एक था पश्चिमी बर्लिन, एक था पूर्वी बर्लिन। अब यहाँ पे याद रखिए, पूर्वी बर्लिन को समर्थन कौन दे रहा है? सोवियत संघ दे रहा है। कौन दे रहा है? सोवियत संघ। पश्चिमी बर्लिन को समर्थन कौन दे रहा है? अमेरिका। कौन दे रहा है? अमेरिका। समझ आया? तो ये सब यहाँ पे चलेगा भी धीरे धीरे। आप अपने मार्शल जो योजना पढ़ा, 1948 में मार्शल योजना जो थे क्यों चालू किया गया? ये इसलिए तो चालू किया गया, जॉर्ज मार्शल जो थे ना, जॉर्ज मार्शल वो विदेश सचिव थे। कहाँ के? अमेरिका के थे। अब क्या हुआ 1948 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक को यानी कि उनकी आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए जो जॉर्ज मार्शल के द्वारा जो दिया गया दान है या आर्थिक सहायता, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मार्शल योजना। मार्शल योजना। ये सब यहाँ पे अभी चल रहा था। क्या हुआ 1961 में बर्लिन की दीवार बन गया। ये इसको दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में कर दिया गया। ये जो दीवार थी 150 किलोमीटर थी। कितनी थी? ये दीवार जो थी आपकी 150 किलोमीटर लंबी थी। ये दीवार आपकी 150 किलोमीटर लंबी थी। 9 नवंबर 1989 को इस बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है। क्या तोड़ दिया गया? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने का मतलब है सोवियत संघ कमजोर हो गया, सोवियत संघ की शक्ति कमजोर हो गई, सोवियत संघ का प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गया, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हो गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाए, खत्म हो जाए। बट इसमें कुछ पॉइंट है। कैसे मिखाइल गोर्बाचेव हीरो बनने के लिए आए थे? कैसे मिखाइल गोर्बाचेव जो थे एक नायक बनने के लिए आए, पर नायक नहीं बन पाए। उसने 3 सुधार किए, पेरोस्त्रोइका, ग्लासनोस्ट, त्वरण। 3 सुधार करने का प्रयास किया पर सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? इधर हम जानेंगे। अब चलते हैं इधर। देखिए अब एक पॉइंट को, बस अभी इंट्रो वीडियो है। अगर इंट्रो वीडियो में ज़्यादा हम डीप जाएंगे नहीं। जब हम पार्ट स्टार्ट करेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। बस एक पॉइंट को मैं लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सोवियत प्रणाली था क्या? जब आप सोवियत प्रणाली के विषय में बात करते हैं ना, कुछ नहीं है, 2 लाइन समझिए बस। रूस में 1917 में क्रांति हुआ। रूस में 1917 में क्रांति हुआ, जिसको हम रूस की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस की क्रांति। जैसे ही रूस में क्रांति हुआ 1917 में, और इसको हमने कहा रूस की क्रांति, और यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे जो व्लादिमीर लेनिन थे, ये बोल्शेविक के नेता थे। बोल्शेविक एक पार्टी थी वहां पे, उनके नेता थे। और इन्होंने क्या किया,
एक क्रांति योजना अपनाया और वहाँ पे जो जार निकोला द्वितीय थे उनको वहाँ से हटा दिया गद्दी पे से और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के प्रयास किया। और इनका योजना कैसे होता था? योजनाबद्ध होता था, योजनाबद्ध प्लान के तहत चलते थे। कैसे चलते थे? योजनाबद्ध। इसी प्रक्रिया को हमने कहा, क्या कहा इसी प्रक्रिया को? इसी प्रक्रिया को हमने कह दिया कि ये जो था सोवियत प्रणाली था जो 1917 में हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव का क्या योगदान रहा? तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में महासचिव बने थे। क्या बने थे? महासचिव। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में क्या बने थे? मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने थे 1985 में। इसने 3 सुधार किए। एक था पेरोस्त्रोइका। क्या था? पेरोस्त्रोइका। दूसरा था ग्लासनोस्ट और तीसरा था हमारा त्वरण। इसने 3 सुधार किए। इसने कितने सुधार किए? 3 सुधार किए। पेरोस्त्रोइका, ग्लासनोस्ट और त्वरण, पर वो सफल नहीं हो पाया। जब हम पार्ट स्टार्ट करेंगे वीडियो का तब हम बाद में बात करेंगे। बस इंट्रो बस इतना समझ लीजिए। और सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया? हो सकता है कि वहाँ पे भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया होगा संसाधन के ऊपर, हो सकता है रूबल की मुद्रा में गिरावट हो गई हो, ये सब कारण यहाँ पे रहेंगे। हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रह गया हो, ये सब भी रीजन हो सकता है। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो कहते हैं कि 70 सालों तक जो वहाँ पे किसका शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। लोगों की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए, माफिया वर्ग का उदय हो गया। तो ये सब रीजन आप इसमें डालेंगे, ये सब मामले आप इसको इंक्लूड करेंगे। विघटन का परिणाम क्या हुआ? अब सब जानते हैं। जैसे ही लड़ाई खत्म हुआ तो क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, साम्यवादी पे प्रश्न चिन्ह लग गया, ये हथियारों की जो दोहर थी ये भी खत्म हो गया। तो ये सब यहाँ पे चल रहा था। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी आया। अब यहाँ पे क्या शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? अच्छा, मैं तुम्हारे को नुकसान कर देता हूँ पहले, फिर बाद में उपचार करूंगा, बाद में तुम्हारे भरपाई करूंगा। कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना? यही यहाँ पे हुआ। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचा के उपचार करना। पहले नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम उसकी भरपाई करो। ये सब यहाँ पे चल रहा था। इसमें क्या हुआ? अब देखिए, इस मॉडल को किसने दिया था? IMF और वर्ल्ड बैंक ने दिया था। किसने दिया था इस मॉडल को? IMF और वर्ल्ड बैंक ने दिया था। इसमें क्या था? 2 लाइन बताता हूँ। अब इसमें पूंजीवादी आ रहा था। क्या आ रहा था? धीरे धीरे पूंजीवादी आना स्टार्ट हो गया। जैसे पूंजीवादी इसके अंदर आना स्टार्ट हुआ तो रूबल का जो साम्यवादी विचारधारा था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। क्या होने लगा? नष्ट होने लगा। तो ये सब देखेंगे हम, जब वीडियो बात करें तब हम उसके देखेंगे। परिणाम आप जानते हैं कि शॉक थेरेपी का परिणाम बहुत बुरा हुआ। पता है क्या हुआ? 1500 बैंक का दिवाली निकल गया। 1500 बैंक का दिवाली निकल गया और 90% उद्योग को पौने पौने दामों पर बेचा गया, जिसको विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया। विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल 90% उद्योग को। संघर्ष और तनाव वाले विषय थे। रूस के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो संघर्ष और तनाव वाले इलाके थे, जैसे चेचनिया और दागिस्तान। आपको मालूम चेचक हो जाता है ना, कभी बार हम बोलते माता हो जाता है तो चेचक हो गया तो उसके दाग पड़ जाते तो उसको बोलते चेचनिया और दागिस्तान। इस वाले इलाके में जाता था। तजाकिस्तान में 2001 में जो है वहाँ पे जो गृह युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद बाल्कन वाले इलाके में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे ये सब स्टार्ट हुआ था। तो इसको अपने वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत का क्या संबंध था उसके विषय में जानेंगे। देखिए, पूर्व साम्यवादी के साथ भारत का संबंध कैसा रहा होगा? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेटर। 1971 का ये अगर युद्ध याद हो, पाकिस्तान और भारत के संबंध में 4 युद्ध हुए थे। 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में 4 युद्ध हुए। और 1971 में रशिया ने हमारी मदद की थी, सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी। अमेरिका ने नहीं किया था, चाइना ने नहीं किया था, सोवियत संघ। इसलिए तो हमारा दोस्त है। सांस्कृतिक स्तर पे हो सकता है, राजनीतिक स्तर पे हो सकता है, सैन्य स्तर पे हो सकता है, आर्थिक स्तर पे हो सकता है। तो इन सब पे हमारी कहीं ना कहीं रशिया यानी कि सोवियत संघ और हमारे बीच में अच्छी दोस्ती है। और अभी वर्तमान में जो व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी जी के बीच में अच्छे संबंध है। तो मुझे आशा होगा कि आपको इंट्रो जो है समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आप इसको दिल से चाहेंगे। और एक बात भूलना नहीं भूलूंगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो का इंट्रो जो है जरूर देख लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।